एक डाउट पूछा इसने, वो देख लो पहले तुम। एक्सरसाइज फर्स्ट का 7th क्वेश्चन, उसका ट्रांजिटिव। तुम्हारा क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 7। तुम्हें दे रखा है a लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ये तुम्हें दे रखा है रिलेशन, और इसने बोला ट्रांजिटिव बताओ। तो भैया कोई एग्जांपल लेते ना, फ्रैक्शन में लिया या माइनस में लेके चेक करता। हाँ माइनस में लेके चेक करता। देख जैसे ये ले ले -2, ये ले ले -1, है ना। ए ले ले -2, डी ले ले -1, सेटिस्फाई हो रहा है ना। और बी लिया तूने -1 और क्यों लेना पड़ेगा पॉजिटिव, नेगेटिव ले लूंगा ना। -1 तेरा छोटा होना चाहिए, हाँ तो फिर बड़ा नंबर ले लेते हैं। इसको -3 ले ले, तो ये -3 लेगा तो लेस देन, एक मिनट, -2 ले और ये तेरे पास छोटा होना चाहिए। -1 से छोटा कहाँ होगा ये? तो पहले एग्जांपल लिख दिया। देख a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, तो पहले यहाँ लिख a लेस देन इक्वल टू b क्यू, और b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, तो यहाँ लिख b लेस देन इक्वल टू c क्यू। ठीक है, अब मेरी बात सुन। यहाँ लेते हैं अपन, जैसे -2 ले लिया, ठीक है, तो b तू यहाँ पे कैलकुलेट कर ले -3, तो -2 जो है लेस देन -27 होगा ही होगा, नहीं ग्रेटर देन, तो 1 ले, फिर इसको 1 तो हो जाएगा। अब तो ट्रू है, ये लेस देन होगा। और अगर यहाँ -1 मैं लेता हूँ, b की वैल्यू -1, तो c मुझे लेना पड़ेगा 0 में लेता हूँ तो नहीं होगा। और अगर मैं -3 तो वो फिर बड़ा हो जाएगा। तो और कुछ नंबर लें यार, -8 -2 -8 चलिए, माइनस का 8 बराबर हो गया, -9 लेस देन, ए ले ले तेरा -9, बी ले ले तेरे पास -2, -9 जो है वो छोटा हो गया -2 का क्यूब से, और बी ले रहा है -2, तो ये हो गया तेरा सी जो है -3 के क्यूब से, बी लेस देन -1 लेता हूँ तो भी नहीं आएगा ना। और अगर मैं लेता हूँ -2, -1 तो छोटा हो गया, बी लेता -9, तो -1 से सी क्यूब, नहीं कुछ प्लस में लेंगे, बी पॉजिटिव लेंगे तो कैसे होगा, फिर वो छोटा थोड़ी रहेगा। हाँ छोटा रहेगा, सही है, ये प्लस ले लो ना यार, तो ये +2 ले ले, और ये तेरे पास में ले ले, हाँ ठीक है, 2 जो तेरे पास में लेस देन हो जाएगा -1 0, हाँ तो यहाँ पर कुछ नंबर ले ले, 2 जो ले ले तेरे पास में, यहाँ पर 3 ले ले, तो फिर ये तो पॉजिटिव हो गया यार, ट्रू हो जाएगा। हाँ सही बोल रहा है। रुक जा, अभी निकाल लेते हैं, ये ले +7 ले ले इसको, 7 तो लेस देन 2 क्यूब हो गया, और 2 लेस देन तेरे पास में 3 क्यूब हो गया, लेकिन 7 लेस देन 27 तो वो तो ट्रू होगा। इसके बीच में 1 डाल दूँ, इसको 8 लो, इसको 1 लो, हाँ क्या नंबर, तो अपन तो अपना पीछे दे रहे हैं तो सही है, तो दिमाग तो लगाए नहीं, ये तो गलत हो गया तुम्हारा।
तो 0 7 से 0 छोटा कैसे करेगा? ए चलो 9 ले लिया तो B1 कैसे लूंगा? वो तो फिर उससे 2 से क्यूब कैसे हो जाएगा? छोटा नहीं ले सकते ना, छोटा होना चाहिए ना 9। इसको लेता हूँ 3, तो 3 क्यूब से छोटा होगा B, यहाँ लेता हूँ 3, तो C जो अपने पास लेते हैं वो हो जाएगा अपना 2 क्यूब। ले लो B तो 6 ले ले हो गया अंदर देख 9 लेस देन इक्वल्स टू 3 क्यूब हो गया और 3 लेस देन तेरा 2 क्यूब हो गया, ठीक है। बट 9 इज नॉट लेस देन तेरा 2 क्यूब हो गया। देख आइए समझ में बात? देखो चेक कर लो। 9 तुम्हारा 3 क्यूब से छोटा है ना, और 3 तुम्हारा 2 क्यूब से छोटा है, लेकिन 9 तुम्हारा 2 क्यूब से छोटा थोड़ी होगा, बड़ा होगा ना। हाँ ये लो अभी दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, इसका क्या करें। और कुछ है? और कोई एग्जांपल नहीं है? लो पेयर वाले क्वेश्चन देख लो सर, जो इसको ये रिलेशन खत्म हो। आप देखो कौन सा एग्जांपल बोला था मैंने, सेकंड एक्सरसाइज थी। सेकंड एक्सरसाइज में तुम्हारा एग्जांपल नंबर था 9th। एग्जांपल 8 में क्या जो लास्ट में अपन को प्रूव करना है, लास्ट में प्रूव क्या करना है अपने को? ये दे रखा है तेरे पास, वो डिस्टेंस वाला दे रखा है ना, फर्दर शो करके जो तो आगे लिखा हुआ है तेरे पास में, कहाँ है? फर्दर शो दैट द ऑल द पॉइंट्स related to a point P00 is the circle passing through P with the origin as center। हाँ तो दे देना यार, 0 से जो भी कोई पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे लेगा तो सब रेडियस हो जाएगी। अपने हिसाब से लिख दे, 0 से इक्वल डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लेगा तो सब रेडियस होगी, और वो सब एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे। डेट्स ऑल लैंग्वेज में लिखना लिख दे। हाँ भाई देखो 9th क्वेश्चन जो तुम्हारे पास है पेयर वाइज क्वेश्चन है, उसका मतलब क्या है वो समझ लो। आपको उसने लिख करके दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि ए बी तुम्हारा आर जो सी डी है वो तुम उसने दे रखा है दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, और तुम्हें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करने। तो ढंग से देखो सर, जब तुम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रूव करोगे ना, तो रिफ्लेक्सिव का यहाँ रोल होता है ए बी आर तुम्हारा ए बी। भाई रिफ्लेक्सिव में तुम क्या करते थे? ए आर ए करते थे, दोनों सेम होते थे, तो यहाँ पेयर आ गया, तो तुम्हें ए बी आर ए बी प्रूव करना है साहब, ठीक है। दूसरा जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या हुआ करता था? ए आर बी होता था और बी आर ए प्रूव करते थे। तो यहां तुम्हारे पास में ए बी आर तुम्हारा सी डी होगा, और तुम्हें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है सी डी आर ए बी तुम्हें प्रूव करना है। तीसरा जो तुम्हारे पास में ट्रांजिटिव होगा, तो वहां क्या करते थे? ए आर बी और बी आर सी, और क्या प्रूव लेके आते थे? ए आर सी। तो यहां तुम्हें क्या लेके चलोगे साहब? ए बी आर सी डी तुम्हारे पास है, और तुम्हारे पास में सी डी आर ई एफ तुम्हारे पास है, और तुम्हें जो प्रूव करना है वो ए बी आर ई एफ तुम्हें प्रूव करना है। समझ गए क्या बोलूं? ये तुम्हें यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा सवाल। तो मैंने तुम्हें एक रूल समझाया था कि इसको ए बी सी डी मत समझो, ये तुम्हारा 1 2 3 4 इसके हिसाब से चलो। तो ये रिजल्ट क्या दे रहा है? देखो ये दे रहा है a प्लस डी यानी 1 प्लस 4 जो है वो b प्लस सी यानी 2 प्लस 3 के इक्वल। इस रूल के हिसाब से फॉलो करो तो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। चलो पहले पार्ट पर आते हैं सर। तो पहला पार्ट आता है तुम्हारे पास में रिफ्लेक्सिव। अब पहले चेक कर लो सर, रिफ्लेक्सिव के अंदर C की जगह तुम क्या लिख रहे हो? A, और D की जगह क्या लिख रहे हो तुम? B। तो C की जगह क्या लिखो? A, और D की जगह क्या लिखो? B। तो देखो ये A प्लस B और ये B प्लस है, दोनों बराबर हैं, तो यानी रिफ्लेक्सिव है। वैसे तो ये प्रूव करना है तुम्हें, मैं तो वैसे बता रहा हूं। तो आप यहाँ पर लिखोगे R इज क्या लिखोगे सर? आप यहाँ पे लिखोगे R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है तो यहाँ पर क्या लिखोगे सर? A B। R तुम क्या लिखोगे? A B। अब इसको छोड़ो, ये याद रखो 1 प्लस 4 यानी A प्लस B बराबर 2 प्लस 3 यानी B प्लस A। बोलो समझ गए क्या? और ऊपर लिख दो A प्लस B बराबर, इसको भी क्या लिख दो? A प्लस B, यानी पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये और चौथी लाइन ये। बोलो समझ में आया क्या? बोलो लिखने का तरीका समझ में आ गया? दूसरा पार्ट आते हैं तुम्हारे पास। यहाँ पर क्या है सर? दूसरा तुम्हारे पास है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में तुम्हें मालूम है ए बी आर तुम्हारा सी डी है, तो तुम लिखोगे यहाँ पर वही 1 प्लस 4 बराबर 2 प्लस 3, और तुम्हें मालूम है सिमेट्रिक है, तो 2-3 लाइन छोड़ो, यहाँ आ जाओ। आर इज सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक है तो क्या लिखोगे तुम यहाँ पर? सी डी। आर क्या लिखोगे? ए बी। और अब वही रूल लगाओ सर, 1 प्लस 4 यानी सी प्लस बी बराबर क्या लिखोगे? डी प्लस ए। तो ढंग से देखो, इससे ये उल्टे हो गए, देखो इधर, और उससे ये, और देयरफॉर आर तुम्हारा क्या हो गया? सिमेट्रिक।
समझ गए। और तीसरा पार्ट देखो सर, वो इंपॉर्टेंट होता है इसका, वो है तुम्हारे पास में ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में तुम क्या लेके चल रहे हो सर, ए बी, आर क्या ले रहे हो, सी डी, और ए क्या ले रहे हो, सी डी, आर क्या ले रहे हो तुम, ई एफ। तो पहले से क्या रिजल्ट आया सर, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। इससे रिजल्ट क्या आया, सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई। और अब तुम्हें किसको गायब करना है, सी और किसको, डी को। याद रखो दिमाग में सी डी हटाने हैं। तो एक ही रूल होता है सर इसका, कि इसको इन दोनों इक्वेशन में ये करो किसी भी तरह सॉल्व करके कि सी जैसे यहाँ RHS में है तो सी इसमें होना चाहिए LHS में, यहाँ D LHS में है तो वहाँ D किसमें होना चाहिए, RHS में, और दोनों को ऐड कर दो तो CD अपने आप कट जाएगा। ठीक है, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, जो भी करो। तो देखो सर, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, यहाँ लिखोगे एडिंग 1 और 2, तो तुम्हारे पास क्या आ गया सर, देखो a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो देखो डी और सी हो गए दोनों कैंसिल, तुम्हारे पास आ गया a प्लस एफ बराबर b प्लस ई। और अब नीचे लिखो तुम, तो उल्टा चलो, आर इस क्या लिखोगे तुम, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या लिखोगे सर आप लिखोगे a प्लस बी, और क्या लिखोगे आर तुम्हारा ई एफ। और अब रूल देखो, चेक कर लो, 1 प्लस 4 बराबर 2 प्लस 3, चेक कर लो। समझ गए क्या, बोलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही था। अगला सवाल जो आता है उसमें यही रिलेशन है, और इस जगह लिखा हुआ है तुम्हारे पास में, जहां उसने रिलेशन दे रखा है AD बराबर BC। तो इस बार तुम चेक करो ढंग से क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 के हिसाब से ये क्या है, 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, दिख रहा है ना तुम्हारे को। तो रूल लगा लो सर, 1 इंटू 4 2 इंटू 3, रिफ्लेक्सिव करो, सिमेट्रिक करो। जब यहाँ की बारी आएगी तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, सी एफ बराबर डी। इन दोनों को इंटू कर देना, इस बार प्लस मत करना, इंटू कर देना। इंटू करोगे तो बी वही सी और डी दोनों कट जाएंगे, और जो तुम्हें चाहिए वो आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इसका शानदार है। देखो सर, ये 9th हो गया जो मैंने भी तुम्हें बोला। इसके बाद देखो सर 10th हो गया, ढंग से देख लो। 10th के बाद सर 11th देख लो, 11th हो गया। 12th क्वेश्चन इसका शानदार है, वो भी आपको समझाए थे, लेकिन एक बार वापस से पीछे आओ और वापस से 9th क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ो। तुम्हें एक इक्विवेलेंस क्लास लिखा हुआ वो समझाते हैं, क्या लिखा हुआ पढ़ो, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ। तो देखो 2 3 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी, वो तो एक और 1 3 है, 2 3। तो इसका मतलब इसने यहाँ पर आपको क्या लिख के दे रखा है, 2 और 3। तुम्हें ए बी की वैल्यू 2 3 दे रखी है। जब तुमसे उसने बोला, इधर लिख देता हूं, तुमसे बोला है कि साहब इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, तुम्हें किसकी बतानी है सर, 2 और 3 की। तो ये ए और बी आपको दे रखा है, तो इस इक्वेशन में ए बी की जगह 2 3 डाल दो। तो क्या आएगा जरा ढंग से देखो, 2 प्लस डी बराबर क्या लिखोगे, 3 प्लस सी। तो तुम ढंग से देखो, डी बराबर क्या हो गया, सी प्लस 1। बोलो समझ गए क्या। तुम्हें ए बी दे रखा है और तुमसे सी डी पूछा उसने, क्या पूछा है, सी डी। तो आपको जो सी डी बताना है तो ढंग से सोचो, इधर देखो, सी यहाँ पर 1 लो तो डी 2 हो गया, सी 2 लोगे तो ये 3 हो गया, ये 3 लोगे तो ये 4 हो गया, एंड डॉट 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 सो। तो यानी 2 3 की इक्विवेलेंस क्लास ये आ गई। समझ में आया। अब अगला क्या पूछा है वो देख लो, किसकी पूछे, 1 3 की। तो इस बार ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हें, 1 3 दे रखी है। इक्विवेलेंस क्लास का ये मतलब होता है। समझ में आ गया। अब देखो सर 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, आराम से देख सकते हो आप। बताओ भाई समझ गए क्या, समझ गए। जो अगला 12वां क्वेश्चन है उसमें वो जरूर तुम्हें बताएंगे, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें बताना है इसका ट्रांजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। लो लिखो जी, लिखो एडी, तुम्हें लिख के दे रखा है एडी बी प्लस सी बराबर बी सी और ए प्लस डी। देखो आराम से, यही है, हाँ जी यही है। देखो अब इसको वही रूल लगाओ जो भी समझाया, 1 2 3 4। तो ढंग से देखो, 1 इंटू 4 और ये है 2 प्लस 3, और ये 2 इंटू 3 और 1 प्लस 4। तो इससे क्या समझ जाओगे, बात और कुछ भी नहीं है। जैसे पहला पार्ट आते हैं सर आपके पास में रिफ्लेक्सिव, तुम्हें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये तीनों है, तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां क्या लिखोगे सर, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव है तो क्या लिखोगे, ए बी आर ए बी। अब ए बी आर ए बी है तो क्या लिखोगे सर, सोचो इसके हिसाब से आओ, 1 इंटू 4 यानी ए इंटू बी, ब्रैकेट में 2 प्लस 3 यानी बी प्लस ए बराबर 2 इंटू 3 यानी बी इंटू ए और 1 प्लस 4 यानी ए प्लस बी। बोलो समझ में आई क्या लाइन। और अगले उससे ऊपर वाले स्टेप के अंदर सेम लिखा करो, ए बी बी प्लस है ना, तो इसको भी लिख दो ए बी और बी प्लस है।
देखो सर, पहले ये लिखा, फिर इससे मैंने ये लिखा, फिर इससे ये लिखा और इससे ये लिखा। बोलो समझ में आएगा? समझ गए? दूसरी चीज आते हैं सर, आपके पास में आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के अंदर तुम लेके चलते हो ए बी आर क्या है तुम्हारा, सी डी। क्या रिजल्ट लिखोगे वो बैठा तुम्हारा, ए डी बी प्लस सी बराबर बी सी और ए प्लस डी। 3 लाइनें छोड़ी, नीचे पहुंचे, यहाँ लिखा आर इज तुम्हारे पास में सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो क्या लिखा तुमने यहाँ पर, सी डी, आर क्या लिखा, ए बी। लगाओ सर, आ जाओ उस पर, वही 1 2 3 4 वाली जो कहानी है। क्या लिखोगे देखो, बोलो, सी बी डी प्लस ए बराबर डी ए सी प्लस बी। और बीच में एक जगह खाली इसलिए छोड़ के इनको उल्टा कर दूं, ये इधर लिख दिया मैंने बी सी ए प्लस डी और इसको उधर लिख दिया ए डी और बी प्लस सी। अब अच्छी तरह से मैच हो गया, देख लो। इससे देखो ये लिख सकते हो आप, इससे आप ये लिख सकते हो, फिर इससे ये समझ में आ गया क्या? बोलो। और तीसरा पार्ट आते हैं सर तुम्हारे पास में ट्रांजिटिव। ये है तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या लिखोगे देखो सर, ए बी आर क्या लिखोगे, सी डी। और यहाँ लिखोगे सी डी आर क्या लिखोगे, ई एफ। ये तुम्हें दिख ही रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है तुम्हारा ए डी बी प्लस सी बराबर तुम्हारा बी सी और तुम्हारे पास ए प्लस डी। यहाँ आप बोलो सर क्या लिखूंगे, आप बोलो सर सी एफ बी प्लस सी बराबर डी ई सी प्लस एफ। नीचे आ जाओ, लाइन यहाँ पहुंचो सर और लिखो आर इज तुम्हारे पास क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है तो तुम क्या लिखोगे, ए बी आर क्या लिखोगे तुम्हारे पास में, ई एफ। ए बी आर ई एफ का क्या मतलब है, क्या लिखोगे सर, बोलो, ए एफ बी प्लस सी बराबर बी ई ए प्लस एफ। अब वही कहानी, वो तो खैर पहले बता दिया तुम्हें सी डी हटाना है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला, एक तरफ एलएचएस में सी है तो दूसरे तरफ आरएचएस में सी होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों जगह ही बैठा। तो पहले उसको सिंगल करो, यही इस क्वेश्चन की खासियत। एक सी लाओ, एक इक्वेशन में एक ही सी लेकर के आओ। तो क्या करोगे सर, देखो एक स्टेप सिखाना खाली। ये बी प्लस सी है, इस बी सी को नीचे लाके डिवाइड करो। ये ए प्लस डी है, इसको इधर ला करके डिवाइड करो। तो ढंग से देखो, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन क्या बनेगा, सी। 1 अपॉन बी बराबर 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए। पहली इक्वेशन समझ में आएगा बोलो। अब ऐसे इधर दूसरी निकालो तुम। अब इसमें देखो सी का आ रहा है एलएचएस में, डी का आ रहा है आरएचएस में, तो उसमें होगा उल्टा। दोनों को ऐड कर दो, एक एक कट जाएगा। समझ गए? एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पहुंच जाओ। तो मल्ले छोड़ा है मैंने ताकि तुम खुद लिखो। समझ में आ गया क्या बोलो? और ये 3 हो गए तो नीचे आ रही है इक्विवेलेंस रिलेशन कंप्लीट। अब बोलो सर चैप्टर भर में और कुछ पूछना है? रिलेशन कंप्लीट है मेरी तरफ से, कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। रिलेशन खत्म हो गया सर, बिल्कुल, लेकिन नहीं आता, चिंता मत। तेरा ये जो देख रहा है ना, तू कौन सा 14 तो चल फिर भी कोई मान ले हो जाए तो हो जाए, लेकिन 14 15 16 17 कोई सवाल नहीं आते, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है जी। लो इस क्वेश्चन को पिकअप करो सर कंप्लीट, फिर मैं तुम्हें चालू करो फंक्शन। सर वो नंबर ऑफ रिलेशंस वाला फॉर्म, कौन सा नंबर ऑफ रिलेशंस बता, क्या पूछ रहा था? सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस, हाँ, इनकी फॉर्मूले तो तीनों के अलग अलग फार्मूले नहीं होते, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे एक सेट था 1 2 3, हाँ, फिर उसे बोला था नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस हाँ, जो तेरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ऐसा सवाल कर लिखा मुझे एक बार कर। ये तुम्हारा क्या है, एक क्लास और लेनी पड़ेगी, कल भी लेनी पड़ेगी। देखो सर, सबसे पहले जो टाइप्स आती है फंक्शन की तुम्हारे पास आता है सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है जब तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारे पास लिखा हुआ एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका ग्राफ बनाते हो तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। इसका डोमेन अगर तुमसे कभी पूछता है तो वो तुम लिखोगे आर, इसकी रेंज अगर कभी तुमसे पूछता है तो वो भी लिखोगे आर। दूसरा तुम्हारे पास होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है जब एफ एक्स बराबर कोई एक फिक्स वैल्यू तुम्हें लिख दिया, जैसे 4, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो 4 पे स्ट्रेट लाइन बना दो। इसका डोमेन अगर तुमसे पूछेगा तो तुम लिखोगे आर, और अगर इसकी रेंज तुमसे पूछेगा तो तुम क्या लिखोगे, ओनली 4। तीसरा तुम्हारे पास में आता है सर मॉडुलस फंक्शन, जिसका एक और नाम होता है, जानते हो तुम सब, मॉडुलस फंक्शन बोल लो, या उसको तुम बोलते हो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और तुम बहुत बार यूज में ले चुके हो इसको। एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास क्या होता है सर, मॉड एक्स होता है,
जब आप इसको ओपन करते हो तो इसकी डेफिनेशन जानते हो, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस कब लेते हो? जब जीरो से बड़ा है। माइनस कब लेते हो? जब जीरो से छोटा है। तो ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो। इसका जब तुम ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ बनता है तुम्हारा वी शेप, इस तरह से तुम्हारा ग्राफ बनता है, ठीक है। इसका तुमसे डोमेन पूछता है तो डोमेन इसका तुम क्या लिखते हो सर? पूरा आर। और जब इसकी रेंज तुमसे पूछता है तो तुम लिखते हो क्या? जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गए तीन तुम्हारी टाइप। चौथा जो तुम्हारे पास में आता है सर, वो आता है तुम्हारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो तुम्हारे पास होता है, ये भी तुम काफी बार पढ़ चुके हो। एफ एक्स बराबर तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट एक्स होता है। जब भी तुम कोई वैल्यू डालते हो तो नंबर लाइन पे किधर चलते हैं? लेफ्ट साइड। जैसे 2.3 है तो क्या आंसर देते हैं? 2। हाँ, तो सर जब इसका ग्राफ आप बनाते हो तो 0 से 1 भी जब भी वैल्यू डालोगे तो आंसर क्या देगा? 0। 1 से 2 डालोगे तो 2 से 3 डालोगे तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है सर। अब इसके अंदर ये चीज नोट करो आप, 1 डालने पे 1 आ रहा है, ये नहीं है तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे सर? ओपन ब्रैकेट लगाओगे। तो ढंग से देखो सर, इसका जो डोमेन तुम्हारे पास हुआ वो क्या हुआ सर? आर। और जो इसकी रेंज तुम्हारे पास हुई वो तुम्हारे पास क्या हुई सर? ओनली इंटीजर। दिमाग लगा लो, आंसर इंटीजर ही तो आएंगे तुम्हारे पास हमेशा। और इसी तरह से अगला जो तुम्हारा पार्ट है पांचवा, वो तुम्हारे पास होता है सर लीस्ट इंटीजर फंक्शन। बिल्कुल सेम है, खाली नाम चेंज हुआ है और डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। सिंबल तुम्हारा बिल्कुल सेम है। इस बार तुम्हें कहां चलना है सर? राइट साइड पे। तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो 0 से 1 में 1 आंसर देगा, 1 से 2 में 2 देगा, फिर 3 देगा, फिर 4 देगा, फिर ऐसे 0 -1 -2 बोलो। तो अब तुम देखो, जब 1 डाल रहे हो तो आंसर 1 दे रहा है, तो ये इंक्लूड है, ये नहीं है। तो इस बार ओपन सर्किल इधर लगा दो, पहले ओपन सर्किल तुमने उधर लगाया। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये मतलब होता है, ठीक है। इसका डोमेन जब तुम लिखोगे तो तुम्हारे पास वही आएगा, सोच लो क्या जी? आर। और जब इसकी रेंज तुम लिखते हो तो वो तुम्हारे पास वही आएगी जेड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगला जो तुम्हारे पास में आता है सिक्स्थ, वो आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का मतलब होता है सर एफ एक्स बराबर, तुम इसको जो डिनोट करते हो वो इस तरह से करते हो कि मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 जब एक्स तुम्हारे पास क्या है? 0। ये तुम्हारे पास सिग्नम फंक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन खोल दो, मॉडुलस की जानते हो, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो जब तुम प्लस लोगे तो तुम्हारे पास ढंग से देखो 1 बनेगा, माइनस लोगे माइनस एक्स लोगे तो -1 बनेगा। आराम सोच लो। तो यानी 0 से बड़ा है तो 1 और 0 छोटा है तो -1 और 0 है तो 0। तो इसका जब तुम ग्राफ बनाते हो तो 0 पर 0 और 0 से बड़ा है तो 1 और 0 छोटा है तो -1। तो इन दोनों जगह लगा दो ओपन सर्किल। बोलो समझ गए क्या? इसका अगर तुमसे डोमेन पूछता है तो तुम क्या डिनोट करोगे सर? आर। रेंज बोलेगा तो क्या लिखोगे सर? -1, 0 और 1, खाली 3 वैल्यू। समझ गए क्या? वैसे तो देखो 6 काम आते हैं सर। इसका सवाल भी क्या आता है? 1 नंबर का सवाल भी क्या आएगा वो सुन लो। तुमसे बोलेगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो खाली ये करना, ये करना, ये करना, खत्म बात। तो ये 1 नंबर का सवाल आता है जो तुम्हें बता दिया, ठीक है। एक चीज और होती है सर, वो भी देख लो, लास्ट वो भी लिख देते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वैसे तो बहुत रेयर चांस है तुमसे कोई पूछे, लेकिन फिर भी चलो जगह बची और एक लास्ट में तो बता ही देते हैं। इसको सर डिनोट करते हैं एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास कर्ली ब्रैकेट एक्स है, और इसका मतलब होता है जब भी तुम यहाँ कोई वैल्यू डालोगे तो आंसर क्या देगा? खाली डेसिमल पार्ट। यानी तुमने 2.7 वैल्यू डाली तो आंसर देगा 0.7। तुमने डाला आंसर तुम्हारे पास में 3.9 तो आंसर देगा 0.9। इसको इंटीजर से कोई मतलब नहीं होता, खाली डेसिमल आंसर देता है। अगर माइनस में कभी डालोगे तो उल्टा चलेगा, ध्यान रखना। जैसे तुमने डाला माइनस का 1.2 तो आंसर देगा 0.8, यानी जो डेसिमल 0.2 है ना माइनस वाला, उसको 1 से माइनस कर देंगे। जैसे तुमने डाला माइनस का 3.7 तो आंसर देगा 0.3। समझ गए? बस ये इसका लॉजिक है। तो सर देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देख लो आप। तुम डालोगे 0 तो 0 देगा, तुमने डाला 0.1 तो 0.1 देगा, 0.2 पे 0.2, 0.3 पे 0.3, ऐसे चलता रहेगा। कहां तक सर? देखो 0.9 तक। सोच लो आराम से, यहां से यहां तक चलेगा। और जैसे तुमने 1 डाला तो आंसर 0, तुमने 1.1 डाला तो 0.1, 1.2 डाला 0.2, 1.3 डाला 0.3, तो वापस वही कहानी चालू हुई। सोच लो, यानी इस जगह से ये वापस ऐसे स्टार्ट हो गया, फिर ये यहां से वापस से स्टार्ट हो गया। बोलो समझ गए क्या?
तो सर ये तुम्हारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है, तुम्हारे सामने है सर। याद रखो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि 1 डालोगे तो आंसर 0 देगा, 1 नहीं देगा। समझ में आ गई बात क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है सर। इसका डोमेन जब तुम लिखते हो तो क्या लिखोगे R, और जब इसकी रेंज लिखोगे तो क्या लिखोगे? 0 से लेके 1 तक, 0 इंक्लूड 1 नॉट इंक्लूड। सोच लो, यानी तुम्हारे पास बन गया क्लोज ब्रैकेट 0 ओपन ब्रैकेट 1। लो जी सर, ये तुम्हारे टाइप्स होती है फंक्शन की सारी बता दी। समझ गए? फटाफट लिखो। अब देखो इधर देखो, अब आता है इसके बाद में तुम्हारे पास देखो सर 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का मतलब होता है जब तुम्हारा एक एलिमेंट एक से रिलेटेड हो, उसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन। फिर आता है तुम्हारे पास में मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का मतलब होता है तुम्हारे पास जब कोई भी एलिमेंट जो है वो ये जिससे रिलेटेड है, ये भी इससे रिलेटेड हो गया, तो ये बन गया मैनी वन। मतलब कि नहीं, 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए तो उसको क्या बोलते हो? मैनी वन बोलते हो। इसके बाद आता है तुम्हारे पास में ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है जब तुम्हारा बाद वाला पूरा सेट जो है वो फुलफिल हो, बाद वाला सेट, इसको ऑन टू बोलते हैं। और एक होता है सर आपका इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन के अंदर जो बाद वाला सेट है सर वो आपका खाली रह जाता है, तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, अब ये मिक्स होते हैं। और पहला तुम्हारे पास आता है सर 1-1 ऑन टू फंक्शन। 1-1 ऑन टू फंक्शन यानी इसका मतलब हुआ सर कि एक एलिमेंट एक से रिलेटेड है और बाद वाला पूरा फुलफिल है। फिर आता है तुम्हारे पास सर 1-1 इनटू फंक्शन, यानी एक एलिमेंट एक से रिलेटेड होगा और बाद वाला जो सेट है वो होगा तुम्हारे पास खाली, तो वो हो गया सर 1-1 इनटू फंक्शन। बोलो। फिर आता है सर आपके पास मैनी वन ऑन टू फंक्शन। मैनी वन ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ सर आपके पास कि किन्हीं 2 एलिमेंट की एक इमेज है और बाद वाला सेट भी फुलफिल है। और उसके बाद आता है सर आपका मैनी वन और ऑन टू फंक्शन, सॉरी इनटू फंक्शन। जब आपके किन्हीं 2 एलिमेंट की एक इमेज आ रही है और बाद में रह गया कोई खाली, तो वो हो जाता है तुम्हारे पास में मैनी वन इनटू। बोलो, समझ गए? जो 1-1 है सर इसको बोलते हो आप इंजेक्टिव, इसका ये भी नाम होता है इंजेक्टिव। जो ऑन टू है उसको बोलते हो आप सर्जेक्टिव। ऑन टू को क्या बोलते हो? सर्जेक्टिव। और 1-1 ऑन टू को क्या बोलते हो सर? बाइजेक्टिव। समझ गए क्या? बोलो सर। ठीक है, चलो ये लिखो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चंस करता हूँ।